हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम हिंदी पेडागॉजी करने वाले हैं। जो 7 फरवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हिंदी पेडागॉजी में पूछा हुआ था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझ और बोल सकती है। उसकी भाषिक क्षमता के कारण उसे क्या कहा जाएगा? भाषाविद, बहुभाषिक वक्ता, या फिर द्विभाषिक वक्ता, या फिर एकल भाषिक वक्ता। तो भाषाविद वह होता है जो कि जिसने भाषा की पढ़ाई की हुई हो या फिर लैंग्वेज का उसे अच्छा खासा नॉलेज हो, उसे भाषाविद बोला जाता है। ठीक है। और बहुभाषिक कौन होता है? जो कि 3 या फिर मोर देन 3 लैंग्वेजेस जानता हो, या फिर मोर देन 3 लैंग्वेजेस जानता हो, उसे बोला जाता है बहुभाषिक वक्ता। और द्विभाषिक में यहाँ पे आप देखोगे द्वि लगा हुआ है, जिसका मतलब 2 भाषाएं जैसे आती हों। और एकल भाषिक को ये मोनो लैंग्वेज कौन होता है? जो एक भाषा जानता है। तो यहाँ पे बात हो रही है 6 विभिन्न भाषाएं, मतलब वो बहुभाषिक वक्ता में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कोड मिश्रण, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा? तो उसे क्या मानव शास्त्र बोला जाएगा? मानव शास्त्र मतलब जिसमें ह्यूमैनिटी की पढ़ाई आप करते हो, एंथ्रोपोलॉजी। समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी, जिसमें आप सोसाइटी की पढ़ाई करते हो। या फिर सामाजिक भाषिक, तो क्या बोला जाएगा उसको? सामाजिक भाषिक बोला जाएगा। सोशियोलिंग्विस्ट मतलब वो लैंग्वेज और आपकी सोसाइटी दोनों के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ाई करता है, दोनों का अध्ययन कर रहा है, तो उसे सामाजिक भाषिक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? अर्थगत। क्या हो जाएगा? अर्थगत। आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं, आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है। वह किस विधि का अनुपालन कर रही है? तो टीचर क्या कर रही है? मदर टंग का यूज़ कर रही है क्लासरूम में। तो ये कौन सा है? इसको व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। जैसे आप देखते हो, अगर इंग्लिश ग्रामर की आपने बुक खरीदी है तो उसमें इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो इंग्लिश में दिए होते हैं, फिर जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो हिंदी में दिए होते हैं, फिर उसको अनुवाद करके उसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में लिखा होता है। तो इसको व्याकरण अनुवाद विधि बोला जाता है। ठीक है। और डायरेक्ट मेथड जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता है। नो मदर टंग, नेचुरली डायरेक्टली उसको सिखाया जाता है। अगर हिंदी भाषा आप सीख रहे हो तो आप अपनी लक्ष्य भाषा से ही इंग्लिश सीखेंगे, उसमें मातृभाषा का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता, जिसमें वे सब बारीक वर्णन शामिल हैं जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, ऐसे कौशल को किस नाम से जाना जाएगा? कि लिखने की योग्यता और आप छोटे छोटे वर्णन नहीं दे रहे हो, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका सारांशीकरण। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है? तो वाणी की अभिव्यक्ति आप कैसे उसका इवेलुएट कर सकते हो? तो अगर किसी व्यक्ति की टोन आप देखते हो कि कैसी है, अगर हैप्पीनेस है तो उसकी शैली से पता चल जाएगा कि खुशी वाली है, अगर कोई उदास है, दुखी है, तो उसकी शैली से पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलता है? ये वाणी की शैली से। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है क्लास में, तो फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इससे बच्चों को स्थायी मित्र समूहों का गठन करने से बचाया जा सकता है कि आप बच्चों को फ्रेंडशिप नहीं डेवलप करने दो, ये गलत है। इससे अध्यापक अपनी कक्षा में समानता का भाव सुनिश्चित कर सकते हैं, इक्वालिटी बना सकते हैं। तो इक्वालिटी के लिए तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। इक्वालिटी के लिए आप किसी को हमेशा पीछे ही बैठाओ तो वो कौन सी इक्वालिटी हुई, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे बच्चों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी सीट से जब भी और जहां भी चाहे आ जा सकते हैं। तो मूवमेंट के लिए आप बैठाते हो नहीं। क्या वजह होती है? कि इस तरह से कक्षा में सरलता पूर्वक समूह, जोड़ीदार और समग्र कक्षा गतिविधियां करवाई जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, कि
जो फ्लैक्सिबिलिटी होती है आपके सिटिंग अरेंजमेंट में क्यों होती है, ताकि आप ग्रुप डिस्कशन कर सको, पेयर्स को अलग अलग समूह में बांट सको और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सको। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो जो आप प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल में रीडिंग करवाते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? विराम चिन्हों के प्रयोग पर? अब विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान रहता है? नहीं। प्रवाह के साथ पठन पर? नहीं। आपको फ्लुएंसी नहीं देखनी है, क्या देखनी है? समझ के साथ पठन, कि बच्चा कॉम्प्रिहेंड कितना कर पा रहा है, रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन, कि जो पढ़ रहा है उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है। प्रभावशाली संप्रेषण, बोलते जाना और हाव भाव प्रदर्शित करना, मूवमेंट के साथ आप टॉकिंग कर रहे हो? नहीं। मस्तिष्क में जो भी आए वह कहते जाना, उसको तो बड़बड़ाना बोल देंगे कि जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप बोलते जा रहे हो। पहले दूसरों की बात सुनना, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या शामिल होता है? संप्रेषण सुनिश्चित करना। तो आप जो कम्युनिकेशन होता है इक्वल्स टू क्या होता है? आप क्या करते हो? पहले लिसन करते हो, व्हाट? लिसनिंग। फिर अंडरस्टैंडिंग, आप समझते हो। फिर स्पीकिंग आती है उसके बाद। ये कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होता है, 1 वे नहीं है कि आप बस बोलते जाओ, सामने वाले को बोलने का मौका ही ना दो। तो दिस इज 2 वे। आप सुनते हो, समझते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बात करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इंग्लिश का जो ग्रामर आप पढ़ाते हो उसकी, अब देखिए हिंदी पेडागोजी में इंग्लिश का, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है आपका अनुवाद करके, ट्रांसलेशन करके इंग्लिश का हिंदी में दे दिया गया है। तो अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाक एवं और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। ऑप्शन नंबर 1 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। कि आप क्यों सिखा रहे हो? ताकि वो क्या पढ़ रहा है अपने विचारों को अच्छे से बता सके, इन सब के डेवलपमेंट के लिए आप उसे व्याकरण सिखा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिकों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो प्राइमरी लेवल में टीचर को बच्चों की जो लिखावट है, मतलब राइटिंग स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? धार्मिक मत पे बोलना चाहिए कि लिखो, व्यक्तिगत जीवन पर लिखवाना चाहिए, सामाजिक मुद्दों पर लिखवाना चाहिए, फिर राष्ट्रीय थीम पर लिखाना चाहिए। आपको ध्यान देना, प्राथमिक स्तर पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें रिलीजन से, सोसाइटी से, नेशनल की थीम, इनके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो आपको क्या करना, व्यक्तिगत जीवन पर लिखवाना है, उनकी पर्सनल लाइफ, वो कब उठे, क्या खाए, अपनी माँ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो आपको व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखवाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इवैल्यूएशन करवा रहे हैं कि डिफरेंसेस, कि बच्चे की स्ट्रेंथ भी आप जानना चाह रहे हो, वीकनेसेस भी जानना चाह रहे हो, ताकि आप उसकी हेल्प कर सको। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे निदानात्मक आकलन बोला जाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये कब होता है? ये आपके टीचिंग से पहले होता है। आप किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करते हो। तो इसे क्या बोला जाता है? निदानात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या होता है? किसी भी टर्म के या फिर यूनिट के लास्ट में आप जब उसे इवैल्यूएट करते हो। रचनात्मक आकलन क्या होता है? कि आप आप किसी टर्म या फिर यूनिट जब आप पढ़ा रहे हो तो ड्यूरिंग करवाते हो इवैल्यूएशन, उसको रचनात्मक आकलन बोला जाता है। लेकिन निदानात्मक आकलन क्या होता है? डायग्नोस आप पहले करते हो फिर रेमेडी देते हो। तो आप पहले ही पता करते हो कि बच्चे की नीड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको हेल्प प्रोवाइड करवाते हो। इसे निदानात्मक आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया
की भाषा अर्जित करने की सहजात क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। इस वंशानुक्रम को किस रूप में जाना जाएगा? तो स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या फिर पियाजे, इन चारों में से किसी ना किसी एक का व्यू पॉइंट डेफिनेटली हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चॉम्स्की की बात हो रही है। तो चॉम्स्की ने क्या बोला था? चॉम्स्की ने बोला था कि ह्यूमन के अंदर ऑलरेडी एक डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पहले से ही उपस्थित होता है, जिसके कारण वो भाषा सीख पाता है। तो भाषा अर्जन उपकरण, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी बोला जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, पहले से ही इंसान में है, जिसके कारण वो भाषा सीखता है। तो स्किनर, हम यहाँ पे समझ लेते हैं स्किनर के अनुसार क्या था। अगर हम स्किनर की बात करें तो स्किनर ने बोला था कि लैंग्वेज बच्चे कैसे सीखते हैं? इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, बड़ों को देखकर उनका अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। और चॉम्स्की ने तो बोला था कि यहाँ पे हमने देख लिया कि भाषा अर्जन उपकरण बच्चों के मस्तिष्क में या फिर ह्यूमन के बचपन से ही रहता है, जिसके कारण वो भाषा सीखते हैं। पियाजे के अनुसार लैंग्वेज जो डेवलप होती है वो किससे होती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ होती है। जैसे जैसे हमारा संज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारी भाषा की समझ भी बढ़ती जाती है। और अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की के अनुसार कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सोशल इंटरेक्शन से भाषा सीखता है। ठीक है, ये थे चारों के व्यू पॉइंट जो लैंग्वेज पे, इनमें आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सार्थक भले ही लिखा है मीनिंग, बट यहाँ पे ध्वनि की पूछ रहा है, मीनिंग की नहीं पूछ रहा है। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? ध्वनि मूलक, फोनिम। ठीक है, इंग्लिश में फोनिम बोला जाता है। तो ध्वनि मूलक है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियां बोलने लगते हैं। ये ध्वनियां किसका उदाहरण है? इसको कूजन बोला जाता है, कूइंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपकी 2 से 3 महीने मतलब जो है तो 3 से 6 हफ्तों में, 6 वीक्स में होने लगती हैं। जैसे आ, ई, ऐसे छोटे छोटे जो स्वर हैं वो मुंह से निकालने लगते हैं ना, ई ऐसे, तो क्या होता है 6 मंथ में, जैसे कूइंग बोला जाता है, हिंदी में कूजन। और बबलाना मतलब इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बैबलिंग। ये कब होता है आपका? ये 6 महीने में होता है, 6 मंथ। ये जैसे माँ, पा, ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं, छोटे छोटे, बा, ऐसे। फिर एक शब्दीय कथन जैसे मम्मा, पापा, पूरे पूरे वर्ड्स बोलने लगते हैं। ये कब होता है आपका? 1 ईयर, अराउंड 1 ईयर में होता है। और चीखना चिल्लाना तो अलग ही है ना। तो बेसिकली जो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के हैं वो कितने स्टेजेस में होते हैं? 5, जिसमें फर्स्ट होता है कूइंग, जिसको कूजन बोला जाता है, जो अराउंड 6 वीक में हो जाता है। वही यहाँ पे पूछा हुआ था, तो उसका 3 माह, 2 से 3 माह में, तो कूजन है उसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पे एक पोएम आपकी बची होगी और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, 15 नंबर ऑलरेडी जैसे पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, फिर 15 में 2, एक या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पोएम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे पोएम दी हुई है। तो पोएम में ज़्यादा आपको समझने पे ध्यान नहीं देना है। अगर समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई है तो आप नॉर्मल पढ़िए। आपको सबसे लास्ट में पोएम करना है। पहले आपको पेडागोजी करना है, शिक्षण शास्त्र, उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, देन उसके बाद जो रीडिंग मतलब गद्यांश करना है, उसके बाद आपको ये कविता में आना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, एक मैं बिल्कुल पास ही खड़ा था, एक ऐसा अकेलापन, एक तनाव, रोने की भी इच्छा हुई लेकिन रुलाई फूटी नहीं। और किस तरह रात आ रही थी, ऊंची, उतनी ऊंची लहरों में कहीं दिख नहीं रही थी मेरी कमीज के सिवा। देर तक टिकना मुश्किल था मुंबई के भीतर लौट। तो यहाँ पे
अब कवि ने क्या कहा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। कवि मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता था, क्यों वो लौटना चाहता था? डरावने अंधेरे के कारण, अकेलेपन और तनाव के कारण, ठंड लगने के कारण, या फिर ऊंची अशांत लहरों के कारण? तो अकेलेपन के कारण, है ना, साफ पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एक ऐसा अकेलापन, एक तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के मन का भाव नहीं है, तो इनमें से कौन सी भाव नहीं है? रुदन इच्छा, बोल रहा है ना, फूट फूट के रोना चाह रहा था, रुकना मुश्किल था, हाँ वो लौट रहा था ना मुंबई के भीतर। अकेलापन था, चिंता का भाव नहीं है क्योंकि चिंता वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ये तीनों स्पष्ट रूप से यूज हुए हैं ना। देर तक वहाँ टिकना में देर तक क्या है? स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण है, रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विश्लेषण है, या फिर कालवाचक क्रिया विश्लेषण है? आप गौर से देखोगे कि क्या लिखा हुआ देर तक, तो ये टाइम को डिनोट कर रहा है ना, तो ये क्या है? टाइम बता रहा है। कालवाचक क्रिया विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुलाई फूटने का आशय क्या है? मतलब कि रोना आना, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। रुलाई फूटना मतलब रोना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात कहाँ दिख रही थी? तो रात, यहाँ पे क्या लिखा था कि रात कहीं नहीं दिख रही थी, सिर्फ उसके कमीज में दिख रही थी। यहाँ पे ऊंची लहरों में कहीं दिख नहीं रही थी मेरी कमीज के सिवा, मतलब सिर्फ और सिर्फ कमीज में ही उसके रात दिख रही थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। कवि कहाँ खड़ा था? समुद्र के किनारे, समुद्र के लहरों में, उठते समुद्र के पास, लहरों के बीच में। तो सब देखो कितना, मतलब कि कितने सब क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं, सब समुद्र की बात कर रहे हैं। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कोई भी आंसर देने से पहले। समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, मैं बिल्कुल पास ही खड़ा था। यहाँ पे क्या बोल रहा है? समुद्र उठ रहा था, मतलब उठे थे समुद्र के किनारे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उठते समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था कवि। अब देखिए यहाँ पे एक गद्यांश है, ठीक है, तो हम इसे भी देख लेते हैं। विद्यालय के लिए एक प्रचलित शब्द है पाठशाला और दूसरा प्रचलित शब्द है विद्याशाला। दोनों शब्दों का स्थान लगभग सभी प्रदेशों में स्कूल ने ही ले लिया है। यहाँ पे हमें स्कूल के बारे में बताया जा रहा है ना। स्कूल की अवधारणा में यह निहित था कि स्कूल का एक अहाता होता है और उसकी एक कच्ची पक्की इमारत होती है। यह अलग बात है कि यह इमारत बालकों के निवास से बहुत दूर है कि करीब, इसकी ओर ध्यान देना सरकारी व्यवस्था में कतई जरूरी नहीं समझा गया था। मौसम चाहे कैसा भी हो, बच्चे बस्ता लेकर दूर दूर तक पैदल चलते आज भी देखे जा सकते हैं। उनके कंधों पर लटकते बस्ते खुद ही बोल सकते हैं कि वे स्कूल जा रहे हैं। स्कूलों से कॉलेज हो गए, कॉलेजों से विश्वविद्यालय हो गए और दूसरी कई बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हो गईं। यह विश्वास दिन ब दिन हम सबके मन में जड़ होता गया है कि शिक्षण संस्थाएं अथवा पाठशालाएं ही विद्या पाने के स्थान हैं। ऐसी स्थिति में हम भूल गए हैं कि शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था लोकशाला है। हम यह बुनियादी बात भूल गए हैं कि लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है। लोक में लोक के जीवानुभव भी समाहित है और लोक मेधा एवं लोक मनीषा की सदियों पुरानी ख्याति भी समाहित है। लोक शिल्प और लोक के हाथ का हुनर या कौशल भी इसमें समाहित है। आज भी शायद ही कोई ऐसी शाला हो जो सुनार का काम सिखाती हो या मोची की तरह जूते बनाना सिखाती हो। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर समझ नहीं आया तो हम कीवर्ड्स लेकर दोबारा से आएंगे, अगर समझ में आ गया तो आप वहीं पे आंसर दे दोगे, ठीक है। आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, स्किमिंग करनी होती है। स्किमिंग मतलब आपको जनरल आइडिया ले लेना है। तो क्वेश्चन क्या है? गद्यांश के अनुसार शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था है। तो गद्यांश के अनुसार शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था क्या है? विश्वविद्यालय, कॉलेज, लोकशाला या फिर विद्यालय? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? लोकशाला। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है लोकशाला में हम नहीं सीख सकते। क्या नहीं सीख सकते? लोक शिल्प, पुस्तक वाचन, हाथ का हुनर और सुनार कर्म। हम क्या नहीं सीख सकते हैं लोकशाला में? तो ऑप्शन नंबर 2 पुस्तक वाचन हम नहीं सीख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, लोक शिल्प, लोक के हाथ का हुनर या कौशल, ये तीनों चीजें इसमें समाहित हैं। एक बार हम इसको दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं ना। निहित एक स्कूल का हाथा होता है, कच्ची पक्की इमारतें, ध्यान व्यवस्था कतई जरूरी नहीं, मौसम चाहे जब बच्चे आते हैं, स्कूल कॉलेज विद्यालय कड़ी व्यवस्थाएं, विश्वास दिन ब दिन हम सबके मन में जड़ होता जा रहा है, शिक्षण संस्थाएं विद्या पाने के स्थान हैं। भूल चुके हैं शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था लोकशाला है। हम यह बुनियादी बात भूल गए हैं कि लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है। लोक में लोक के सुविधा जीवनानुभव भी समाहित हैं और लोक मेधा एवं लोक मनीषा की सदियों पुरानी थाती भी समाहित है। लोक शिल्प, लोक के हाथ का हुनर या कौशल भी इसमें समाहित है। आज भी शायद ही कोई ऐसी शाला हो जो सुनार का काम सिखाती हो या मोची की तरह जूते बनाना सिखाती हो। यहाँ पे अगर हम देखें, शायद ही कोई शाला हो, मतलब कोई भी शाला ऐसी नहीं है जो कि क्या सिखाती हो? सुनार का काम, सुनार कर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे देखो लोक शिल्प शामिल था, हाथ का हुनर भी शामिल था, पुस्तक वाचन इसमें शामिल ऑब्वियसली है ना, क्योंकि स्कूल की बात हो रही है। तो नहीं सीख सकते तो सुनार का कर्म काम सिखाती हो, मोची की तरह जूते बनाना सिखाती हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर 113 का। बहुत दूर है वाक्य में दूर है। यहाँ पे बहुत दूर है में दूर क्या है? विश्लेषण है, क्रिया विश्लेषण है या फिर संज्ञा है? क्या है बहुत दूर? तो यहाँ पे क्रियाकार क्या है? क्रिया विश्लेषण है, ऑप्शन नंबर 3। कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द है, कच्ची पक्की इमारत। यहाँ पे देखोगे आप, इमारत के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? तो यहाँ पे विश्लेषण है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है नाउन का। गद्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी बात भूल गए हैं? पाठशालाएं विद्या पाने का स्थान है, लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, कि यही लिखा हुआ था कि हम भूल गए हैं कि लोक शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? लोकशाला के लोक में लोक मेधा शामिल है, स्कूल की अवधारणा में अहाता होता है, लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं, बसते बोलते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लोकशाला के बारे में दिया हुआ था ना। अच्छा देखो, लोकशाला अलग है और शाला अलग है। आज भी शायद ही कोई शाला हो। शाला मतलब पाठशाला की यहाँ पे बात हो रही है, और लोकशाला हमारे सोसाइटी की बात हो रही है ना। तो उस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुस्तक वाचन, क्योंकि वो शाला, लोकशाला मतलब सोसाइटी। तो यहाँ पे पुस्तक वाचन निशुनार कर्म तो होता है, क्या नहीं होता? 2 पुस्तक वाचन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये लोकशाला है, पाठशाला नहीं है ना। अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द चुनिए। पाठशाला, विद्यालय, विद्याशाला या फिर लोकशाला। तो डिफरेंट क्या है? चौथा, क्योंकि ये भी स्कूल का नाम है, ये भी स्कूल, ये विद्याशाला भी स्कूल, लोकशाला इज नॉट स्कूल, है ना। तो भिन्न कौन सा था? लोकशाला। गद्यांश के अनुसार सरकारी व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं समझा गया है? सरकारी व्यवस्था में क्या नहीं? देखो, आपको निगेटिव आंसर देना है। बस्ते का बोझ कम करना, घर और विद्यालय की दूरी पर ध्यान देना, स्कूल में अहाता बनवाना, या फिर स्कूल की
तो यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस के लिए दिया हुआ था ना कि घर से काफ़ी दूर स्कूल हैं, बच्चे बस्ता लाद के आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकशाला में समाहित नहीं है। लोकशाला में क्या नहीं है? जीवनानुभव, लोक शास्त्र, लोक मनीषा या फिर लोक मेधा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, लोक में लोक के जीवानुभव समाहित हैं, लोक मेधा भी है और लोक मनीषा भी है। तो क्या नहीं है? लोक शास्त्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमारी क्लास थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाया करे और आपका कुछ भी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।